औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्यूटर साइंस का सीनियर क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। बच्चे, मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन तक करवा दिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हमारे चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का क्वेश्चन नंबर 11 हम रीड करने लगे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी बुक का पेज नंबर 56 निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, निकाल लिया आप लोगों ने। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन आप लोगों के पास 11, व्हाट इज़ द फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। बच्चे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि लॉजिकल में और फिज़िकल में क्या फ़र्क है। लॉजिकल आपका डेटाबेस डिज़ाइन जिस वक्त अभी आप जो है वो किसी स्टोरेज मीडिया पे उसे नहीं बनाते हैं, लॉजिकली उसकी डिज़ाइनिंग बना के देखते हैं, उसकी मॉडलिंग करते हैं। लेकिन फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में आपके पास क्या होता है कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के दरमियान में जो आखिरी मरहला है, आखिरी मरहले में क्या होगा, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होगी, जिसमें डिफ़ाइन किए जाएंगे कन्वर्सेशन ऑफ द, कन्वर्जन करेंगे हम किसकी, लॉजिकल डाटा मॉडल की, कि इसमें एक्चुअल डेटाबेस के स्ट्रक्चर में जैसे अब हम उसकी फाइल्स बनाएंगे, फील्ड्स बनाएंगे, उसको स्टोर करेंगे, उसके लिए इंडेक्सेस लगाएंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है आप लोगों का, आमतौर पे ही ना आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है 2 मार्क्स का, व्हाट इज़ द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आसान सा है वैसे आप लोगों का क्वेश्चन कि जब फिजिकली आपका डाटा किसी स्टोरेज मीडिया पे लोकेट हो रहा होता है, मतलब अब इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रिकॉर्ड्स, फॉर्म्स, ये सब आपका इस शक्ल में वो बन रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ना मैंने आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 छोटा सा था, मैंने इसी स्लाइड पे उसको पुट कर दिया। 11 से अगला क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। निकालें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा हुआ पेज नंबर 59 पे। निकालिए आप लोगों ने। इम्प्लीमेंटेशन बच्चे पहले भी हमने रीड आउट किया है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, कि इम्प्लीमेंटेशन, डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या है, क्या बताया था मैंने बच्चे आप लोगों को, जब आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपकी डेटाबेस को क्रिएट कर लेता है, बिल्कुल बना लेता है, नाउ इट इज़ टाइम टू डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू द रिक्वायर्ड पार्टी। ऐसे ही है, आफ्टर डेटाबेस डिज़ाइन एंड सेलेक्टिंग अ सूटेबल DBMS द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। द पर्पस ऑफ दिस फेज इज टू इंस्टॉल। असल में हमने क्या करना होता है, इस सिस्टम को जो हमने बनाया है उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं और रन कर देते हैं। किसके लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है। ठीक है स्टूडेंट, इम्प्लीमेंटेशन लागू करना है। जैसे मैं कहती हूँ कि नादरा वालों ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाया है, उन्होंने अपने ऑफिस में उसको इंस्टॉल करवा लिया, उनका सेटअप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर शहर में है, तो उन्होंने वैसे इम्प्लीमेंटेशन उसकी करवा ली। अगर किसी का सेंट्रलाइज्ड होगा, ये डिस्कशन अभी थोड़ी सी रहती है, यानी कि अगले क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 15 करवाया, अब मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 12। निकालें स्टूडेंट ज़रा, क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है जी पेज नंबर 56 पे। देखें बच्चे, लास्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है, व्हाट कंपोनेंट्स व्हेन कंबाइंड प्रोड्यूस द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, व्हाट कंपोनेंट्स व्हेन कंबाइंड प्रोड्यूस द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। या ये क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से आ सकता है, डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं ज़रा आप उन्हें डिस्कस कीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल डिज़ाइन के क्या है, पहले डाटा वॉल्यूम एंड इट्स यूजेज। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। फिजिकल डेटाबेस, जब आपका डाटा किसी स्टोरेज मीडिया पे रखा जा रहा है, तो अब आप खुद देखें बच्चे, सबसे पहला जो पॉइंट है आपके पास डाटा वॉल्यूम एंड इट्स यूजेज। इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ना, वॉल्यूम कितनी मिकदार में, कितने हुजम में डाटा आप इस्तेमाल करने के लिए उसमें से ले रहे हैं, या आप उसमें रख रहे हैं, या आप उसमें से डिलीट कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। डाटा होगा तो उस पर ऑपरेशन होंगे। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों लिखा हुआ है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में, कौन कौन से आपके पास कंपोनेंट्स हैं जिनको कंबाइन किया जाता है। सबसे पहला क्या, डाटा वॉल्यूम एंड इट्स यूजेज, कि डाटा की मिकदार उसके इस्तेमाल के हिसाब से, कि एक वक्त में अगर आपको करना ही एक रिकॉर्ड पे ऑपरेशन है तो इतनी उसके फास्ट होने की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स के साथ डील कर रहे हैं, जैसे अगर मैं कहती हूँ इंटरनेट पे आपके क्लास सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस होता है, तो सारे स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम जो है वो उस रिज़ल्ट को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका जो डाटा वॉल्यूम का जो एक हुजम है वो जो स्टूडेंट्स की तरफ जो फ़्लो हो रहा है वो, और उसका यूजेज कितनी तेज़ी से हो रहा है, तो जाहिर है ये इसकी स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए उस वक्त।
ठीक है, देखें इन फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज़ द एस्टिमेशन ऑफ साइज़ और वॉल्यूम एंड यूजेज पैटर्न्स ऑफ द डेटाबेस के किस हिसाब से यूज़ होगी। फिर हम एस्टिमेट करते हैं कि फिजिकल स्टोरेज उसके हिसाब से कितना बड़ा लेना पड़ेगा, जैसे और उसकी कॉस्ट। जैसे मैं कहती हूँ अगर हमारे कॉलेज की जो डेटाबेस बनती है अगर वो 50 GB पे पूरी आती है तो डेफिनेटली मुझे उतना ही स्टोरेज मीडिया भी बड़ा लेना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और जाहिर है अगर वो भारी है, स्टोरेज डिवाइस में ज़्यादा कैपेसिटी है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा उसके हिसाब से हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन को भी सिलेक्ट करते हैं। ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन वाला अगला ही टॉपिक आ रहा है, मैं आपको ये करवाती हूँ। आगे बच्चे सेकंड पॉइंट आपका क्या, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, तकसीम, स्ट्रेटजी तरीका, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीकाकार। देखिए बच्चे ये ना आपके पास 4 तरीक़ेकार हैं। एक होता है आपके पास, अब ये क्या मकसद हुआ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, डाटा जो आपके पास एक ह्यूज बंडल में रखा हुआ है, अब आप उसको यूज़ कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको रिसेंटली चंद मिनट पहले आपको एक एग्जांपल दी थी नादरा की। देखिए स्टूडेंट्स, नादरा वालों के पास क्या हो रहा होता है कि डाटा अलग अलग शहरों पे, लेकिन उनका एक मेन सर्वर है जहाँ पे डाटा रोज़ाना का जो अलग अलग उनके पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होता है वो आपके पास जमा हो जाता है, और जो जितनी भी अपडेशन हुई होती है वो सारी जो है वो कंप्लीट एक जो मेन सिस्टम है उसके ऊपर वो चेंजिंग जो है वो स्टोर हो जाती हैं। अब आपके पास अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं डाटा को स्टोर करने की, किसी भी मतलब वहाँ जहाँ से यूज़र उसको एक्सेसिबल कर सके। आपके पास पहली स्ट्रेटजी क्या है, सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज में क्या होता है, देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, सेंट्रलाइज, सारा डाटा एक ही जगह पे एक बड़े सर्वर पे। ठीक है, एक बड़े सर्वर पे सारा डाटा रखा हुआ होगा, इसको हम स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे, सेंट्रलाइज्ड। दूसरी क्या आपके पास, पार्टीशनड। पार्टीशन का मतलब टुकड़े बने हुए हैं। जैसे मैं कहती हूँ हमारे पास एक बड़ा हमने ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके हमने 3 पार्ट्स बना लिए, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में और एक मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल बहावलपुर में। ठीक है, अब तीनों जगह पे डाटा डिवाइड हो गया है। अब तीनों जगह से उनके जो करीब तरीन लोग हैं वो उसको डाटा को इजीली एक्सेसिबल कर सकेंगे। ठीक है बच्चे, आपके पास अगली टाइप है रेप्लिकेटेड। बच्चे पेज नंबर 57 पे ये आपके टाइप्स लिखी हुई हैं किसमें, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, रेप्लिकेटेड का मतलब है एक फुल कॉपी एक जगह भी और उसकी बिल्कुल बनी हुई पूरी फुल कॉपी दूसरी जगह भी मौजूद हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, रेप्लिकेटेड मतलब एक फुल कॉपी एक सर्वर पे और उसी की बिल्कुल वैसी ही फुल कॉपी मतलब उसका अक्स दूसरी जगह पर हो, पूरा फुल फ्लैज, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेटेड। ठीक है, और हाइब्रिड का मतलब होता है मिली जुली खसूसियात के, कहीं पे एक शहर में रखा हुआ तो वो सेंट्रलाइज का काम कर रहा है, कहीं उसी का दूसरा हिस्सा अलग अलग शहरों में फिर उसके छोटे हिस्से बन गए तो ये पार्टीशन हो गया। ठीक है, मतलब जिसमें मिली जुली खसूसियात हो ना, मतलब वो पार्टीशन भी हो और उसके नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट भी हो, मतलब कहीं हिस्से बने हों और कहीं वो हिस्से ना बने हों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या होगी, उसकी हाइब्रिड। तीसरी आपके पास टाइप क्या है स्टूडेंट्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब आपके पास जो नई टाइप आई है तीसरी, वो क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना, मुनज़्ज़म करना। किसी भी स्टोरेज मीडिया पे आप अपनी फ़ाइल को जब तरतीब से लगाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब फाइल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए ना स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में देखेंगे आप, स्टार बने हुए हैं 3, इसके नीचे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि जब हम किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पे जब हम किसी डाटा को ऐसे रखते हैं कि वो बासानी रिट्रीव हो सके, जब हमें ज़रूरत पड़े तो डिज़ाइनर को ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती है कि डाटा आपका इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो कि जब आपको डाटा की ज़रूरत पड़े तो आपको बासानी जो है वो उस पर से अवेलेबल हो जाए। अब कहते हैं आपके पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जब हम फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी स्टोरेज मीडिया पे। पहली क्या है, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर मेरे पास 50 GB डाटा तो मेरे पास हार्ड डिस्क भी या वो स्टोरेज मीडिया भी उतना बड़ा ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप या सिस्टम चल रहा है PC, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारी स्ट्रेटजी को सपोर्ट नहीं करेगा तो हम उसको सेव नहीं कर सकेंगे, वैसे नहीं कर सकेंगे फाइल को ऑर्गेनाइज। जो तीसरा ना स्टूडेंट्स हुआ यूज़र की रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा। अगर हमने जैसे रखा है यूज़र को तो वैसे चाहिए नहीं है, हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए ये कॉन्स्टेंट लिखी हुई है कि ये 3 ऐसी रुकावटें हैं जिन्हें हमें फ़ाइल को ऑर्गेनाइज करते वक्त हमें अपने मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। समझ आ गई ना बच्चे, आसान है वैसे। चौथा पॉइंट आपका नज़र आ गया होगा आपको, इंडेक्सेस। ये इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्सेस कहते हैं नंबरिंग को। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी स्टूडेंट्स, इंडेक्सेस किसको कहते हैं, नंबरिंग को। और मेरी बात सुनिए स्टूडेंट्स, आप लोग जब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही होती हूँ अपने पास अपनी बुक रख लिया करें
ताकि जो मैं आपको मीनिंग बता रही होती हूँ, जो आपको टॉपिक समझा रही होती हूँ, ज़रा अपना फोकस उस पर ही रखा करें, ठीक है। इस तरह आपको इंशाल्लाह ताला ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इंडेक्स इसको कहते हैं नंबरिंग को, जिसकी नंबरिंग लगाते हैं तो हमें किसी की लोकेशन का फ़ौरन पता चल जाता है। आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं सेकंड ईयर के, बोर्ड के, फर्स्ट ईयर के, 9th के, 10th के, आपकी चेयर पे आपके रोल नंबर लिखे होते हैं। आप बेशक लास्ट में कैंडिडेट जाएँ, चूँकि आपके लोकेशन पे आपकी नंबरिंग लगी हुई है, आप उसको बआसानी ढूंढ लेते हैं। ये किसकी वजह से? इंडेक्सेस की वजह से। मेरा ख्याल है इससे आगे समझाने की ज़रूरत ही नहीं रही है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आखिरी बच्चे पॉइंट है आपके पास, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी कहते हैं डाटा को जमा करना बगैर किसी, यानी कि डाटा को इकट्ठा करना। जिस वक्त हम इकट्ठा करें तो उस पर कॉन्स्ट्रेंट लगाएं हम कोई, जैसे कि मैं कहूँ कि रोल नंबर वाली फील्ड में रोल नंबर ही डलेगा और उसकी वैल्यू भी न्यूमेरिक ही होगी, जैसे 1, ये वाला 1 गिनती वाली शक्ल में 1 2 3 4। और अगर नेम वाली फील्ड में नेम ही आना चाहिए, इसी तरह एड्रेस वाली में एड्रेस ही आना चाहिए। ये है स्टूडेंट्स इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट में अगर हम डाटा को इकट्ठा करें और इस शक्ल में इकट्ठा करें कि उस पर कोई कॉन्स्टेंट लगा दें, ताकि आपका डाटा हमेशा उस रूल्स को फॉलो करते हुए ही एंटर हो। जैसे अगर मैं कहती हूँ बच्चों की, जब बच्चे MCS में हो जाते हैं ना, मास्टर क्लासेस में होते हैं या BS करते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो तब आप लोगों की ना ये मार्क्स एवरेज के हिसाब से नहीं होती, वहाँ पे आपकी CGPA होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट CGPA अपनी 4 में से 5 लिख देता है, आउट ऑफ 4 में से 5 लिख देता है, तो वो लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उस पर एक ऐसी कॉन्स्टेंट लगाई है कि जो 4 से ऊपर कोई भी CGPA की वैल्यू नहीं अपने अंदर कंटेन करेगा। जैसे मैं कहती हूँ आप लोगों का 100 नंबर का टेस्ट हुआ है और कोई स्टूडेंट शायद वो ना आया हो कि पिछले दिन, अगर उससे टीचर पूछे जो अपने नंबर एंटर करें इस वाली फील्ड में, अगर वो 105 एंटर करेगा तो सिस्टम कभी भी नहीं लेगा, क्यों? उस पर कॉन्स्टेंट लगी है कि सिर्फ 100 या उससे कम वैल्यूज़ ही इसमें एंटर हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आसान है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स निकालिए क्वेश्चन नंबर 13, आपका पेज नंबर है 58। क्वेश्चन नंबर 13 पे स्टूडेंट्स पेज आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 58 पे आप निकालिए डिस्कस बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़। क्या है? डिस्कस बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़। अभी अभी हमने पढ़ा था, याद है ना स्टूडेंट्स? अभी अभी हमने पढ़ दी कि सबसे पहले आपकी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है सेंट्रलाइज्ड, जिसमें सारा डाटा एक जगह पे रखा रहता है। मैं इसे रीड करती हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनते जाइएगा। इस स्ट्रैटेजी में जितना भी डाटा लोकेटेड होता है एट अ सिंगल साइट, इट इज़ अ ईजी टू इम्प्लीमेंट, बट इसके 3 डिसएडवांटेज हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है, लेकिन इसके 3 डिसएडवांटेज हैं। कैसे? डाटा इज़ नॉट ईजीली एक्सेसिबल एट रिमोट साइट। दूर दराज सारा डाटा एक ही जगह रख दिया उठाकर, तो अब जो दूर दराज के लोग हैं वो उसको जल्दी से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कहती हूँ सिर्फ इस्लामाबाद मेन साइट पे रखा हुआ है, अगर हम भावनगर से या रूनाबाद से उस डाटा को एक्सेस करना चाहेंगे तो हमारे लिए कुछ मुश्किलात सामने आएंगी। क्यों? क्योंकि डाटा सिर्फ एक ही लोकेशन पे रखा हुआ है और डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट आपकी ज़्यादा पड़ सकती है। जितना फासला दूर होगा, जितनी आपको डाटा लाने में, जितने आपके MBs वगैरह भी खर्च होंगे, और डाटाबेस सिस्टम फेल हो, खुदा ना खास्ता अगर आपकी मेन डाटाबेस फेल हो जाए तो आपका सारा का सारा डाटा एट द सेम 1 क्लिक पे आपका ज़ाया रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ 1 साइट पे रिसाइड करता है। ठीक है, अगली टाइप है स्टूडेंट आपके सामने पार्टीशन। क्या है पार्टीशन? पार्टीशन में क्या होता है स्टूडेंट? मैंने बताया था टुकड़े बना देते हैं अलग अलग जगहों पे, और इसका फ़ायदा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्योंकि यूज़र के क्लोजर हो जाता है। मतलब अगर एक जगह पे इस्लामाबाद में, एक जगह आपका जो है वो लाहौर में और एक जगह आपका बहावलपुर में, तो अब जो इस साइड एरियाज़ के लोग होंगे वो आसानी से इस डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। और तीसरा रेप्लिकेटेड में मैंने कहा आपको एक फुल कॉपी एक सिस्टम पे और उसी की दूसरी फुल कॉपी एक और सिस्टम पे पड़ी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेटेड। ठीक है बच्चे, शाबाश। आगे आपका पॉइंट है हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे कहते हैं? जिसमें मिली जुली खसूसियात हो, कि कहीं कहीं तो ये फ्रैगमेंटेड है और कहीं पे नॉन फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंट कहते हैं हिस्सों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालिए। आज का लेक्चर तो वैसे आप लोगों का आसान है स्टूडेंट्स, और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। देखें ज़रा अपनी किताब पे, पेज नंबर 58 पे इस वक्त मैं और 59 इसका लास्ट है। आप लोगों ने कल के लिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 की क्या है आपके पास? स्टेटमेंट व्हाट इज़ द फाइल ऑर्गेनाइजेशन, राइट डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़कर आए हैं। अभी पढ़ा है ना स्टूडेंट? कौन से वाले में? अभी जो मैंने आप लोगों को करवाया ना क्वेश्चन नंबर 12, उसमें आपके ये सारे दोनों क्वेश्चंस का जो है ना वो पहले ओवरव्यू आ गया। मैंने अभी आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ भी करवाई थी, और अब आपके पास दोबारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में।
वैसे अगर आप चाहें तो स्टूडेंट वही वाला प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आता आपके पेपर में, ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, भला एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप डाटा किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज या डिवाइस पे स्टोर कर रहे होते हैं, ताकि उसको बआसानी रिट्रीव किया जा सके जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। डिज़ाइनर को क्या करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सेवरल कॉन्स्टेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। अभी जो मैंने आपको कॉन्स्टेंट्स बताई थी कि फिजिकल स्टोरेज देखना पड़ेगा, अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम को ख्याल रखना पड़ेगा, इसके अलावा यूज़र जैसे चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे चाहता है कि कैसे रखे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये देखिए इसका दूसरा हिस्सा, राइट डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्राइटेरिया होगा, क्या शर्त होगी आपके पास कि क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन के मेथड को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। पहले डाटा आपका फास्ट एक्सेस होना चाहिए, और फॉर रिट्रीवल डाटा अगर हमें चाहिए तो हमें जल्दी से मिल जाए। एफिशिएंट, हमें उसकी स्पेस की जगह हम जो हमारे पास स्टोरेज स्पेस है उसको बेहतरीन इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपका डाटा को फेलियर से या लॉस होने से भी बचाना है, और आपने रीऑर्गेनाइजेशन को मिनिमाइज़ करना है। मतलब आपने इस तरह डाटाबेस को डिज़ाइन करना है कि उसको बार बार ऑर्गेनाइज ना करना पड़े। मतलब एक बार ऑर्गेनाइज कर दिए, अब उसको जितनी बार चाहें उसमें से इस्तेमाल करें, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है एकोमोडेटिंग द ग्रोथ, ठीक है। मतलब कि आपके पास इतनी गुंजाइश होनी चाहिए है कि अगर आप